जय हिंद सभी को, गुड आफ्टरनून। तो दोपहर के देखो 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मॉडल पेपर बनाने का। बिल्कुल नया टेस्ट पेपर रहेगा आपका, पूरे 50 प्रश्नों का होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से सारे लोग शेयर कर दीजिए, एक बार जरा जल्दी सभी लोग शेयर कर देंगे। जितना भी आपका नर्सिंग असिस्टेंट का दोस्त है सभी को इस क्लास से जोड़ेंगे। जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सभी तक शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। याद रखनी है कि रोज दोपहर 1 बजे जो है इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास आता है। सभी लोग को दोपहर 1 बजे नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास में जरूर जुड़ना है। बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। इस बार सारे लोग एनए परीक्षा पास कर रहे हो, सारे लोग नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा पास कर रहे हो और सभी लोग को ये वाली वर्दी मिल रही है। ठीक है, सभी लोग को जो है देखो ये वाली वर्दी मिलेगी और यहाँ हाथ पे ये मेडिकल वाला टैग लगा रहेगा। तो तैयार हो आप सभी। देखो जीके के 10 सवाल, मैथ के 5 सवाल, फिजिक्स 5, बायोलॉजी 15 और केमिस्ट्री 15। इस प्रकार का आपका पैटर्न होता है। टोटल 50 सवालों का। एक सवाल होता है 4 नंबर का, टोटल नंबर होता है 200। ठीक है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग होता है। चलिए तो जल्दी से जरा एक एक बार सारे लोग जल्दी से शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक। सभी लोग को लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेना है। और मेडिकल कोर में जाने वाले हो, ज्वाइन करने वाले हो तो जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। और शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, टोटल 50 सवाल रहेगा। 35 प्लस कर देना, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 35 प्लस करने का कोशिश करना है, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। नर्सिंग असिस्टेंट में इससे ज़्यादा मेरिट पूरा भारत में कहीं पे भी नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो है देखो शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में या फिर पश्चिमी अफ्रीका में। जो गोबी मरुस्थल है यह किस देश में स्थित है। जो गोबी मरुस्थल है ये कौन सा देश में स्थित है। चलिए जल्दी से सब कोई आंसर करेंगे और बताएंगे। यहाँ पे जो है देखो अभी आपके जीके के जो है 10 सवाल होने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा और बताइएगा सब कोई। गोबी मरुस्थल किस देश में है। तो जो गोबी मरुस्थल है यह देखो ये जो है आपका देखो भारत नहीं, ये देखो आपका मंगोलिया देश में है। ठीक है, याद रखेंगे सी वालों का जवाब सही होगा। भारत में कौन सा रेगिस्तान है। तो भारत में याद रखना है सबको, थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान जिले में है। और फिर कच्छ रेगिस्तान है जो कि आपका राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, ये कच्छ हो गया गुजरात में और थार जो है यह देखो हो गया आपका राजस्थान में। ठीक है, सब लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है कि किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी। डूरंगपुर, जोधपुर, बूंदी या फिर जैसलमेर। चलिए सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब सबको करेंगे और बताएंगे। वह कौन सा शहर है जिसको देखो गोल्डन सिटी बोलते हैं। वह कौन सा शहर है जिसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन सिटी जो है यह देखिए कहते हैं जैसलमेर को। डी वालों का जवाब सही होगा। जितना भी लोग का आंसर डी को गया, ऑप्शन डी, जितना भी लोग बताए हो बिल्कुल सही किए हो, बहुत अच्छा। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपको मिला हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है आपका कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। डी में दिया हुआ है नन ऑफ दी। चलिए जल्दी से करेंगे और सबकी बताएंगे कि वह काल्पनिक रेखा जो देखो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उस रेखा को जो है क्या बोला जाता है। सही जवाब क्या होगा। देखिए नर्सिंग असिस्टेंट की कंटिन्यू आपकी क्लास रोज दोपहर 1 बजे आ रही है। सभी लोग रूटीन याद रखेंगे। रोज दोपहर 1 बजे हम लोग क्लास कर रहे हैं और इससे पहले लगभग आपकी देखो 15 क्लासेज करवा दी गई हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में से जाकर जो है आप लोग नर्सिंग असिस्टेंट का पूरा पहले का क्लास देख सकते हो। ठीक है, क्या है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे देखो भूमध्य रेखा बोला जाता है। उसे जो है ऑप्शन है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, कोई भी दे देगा ऑप्शन तो सही होगा। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आदम का पुल निम्न में से किस 2 देशों के मध्य स्थित है। एडम ब्रिज इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार या फिर भारत एवं श्रीलंका। जो आदम का पुल है यह निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है। जो आदम का पुल है यह किन 2 देशों के बीच बना हुआ है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। आदम का पुल
जो है ये कौन कौन से देश के बीच में स्थित है, आदम का पुल किस किस देश के बीच में बना हुआ है, तो आदम का पुल जो है याद रखना है, यह देखो भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन डी, भारत एवं श्रीलंका, जिसको देखो हम लोग यहाँ पर जो राम जी के द्वारा जो बनाई गई थी यहाँ पर जिससे वो श्रीलंका में गए थे, उसी पथ को जो है आदम का पुल यहाँ पर कहा जाता है। राम सेतु जो हम लोग कहा है उसको आदम का पुल बोलते हैं, एडम ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि मेरी कल्चर लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी कलवर नहीं, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन मेरी कल्चर। ठीक है, याद रखिएगा, वृक्षों एवं झाड़ियों का, फलों का, सूक्ष्म जीवों का या फिर मधुमक्खियों का। जो मेरी कल्चर है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन करते हैं, जो मेरी कल्चर है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन करा जाता है, सही आंसर क्या होगा, तो मेरी कल्चर में जो है देखो मरीन लाइफ का, समुद्री जीवों का उत्पादन या फिर समुद्री जीवों का अध्ययन को जो है मेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, देखो अगला सवाल आपको क्या दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर नागालैंड। वह कौन सा राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा और बताइएगा सही जवाब क्या है। वह कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका, वह कौन सा राज्य है जिसका खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। वह राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है देखिए ऑप्शन डी, नागालैंड। डी वालों का जवाब यहाँ पे सही है, जितना भी लोग डी को किए हैं इनका आंसर सही होगा, डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है, वेयर इज माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर नागालैंड में। विश्व में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है यह कहाँ स्थित है, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है यह कौन सा राज्य में स्थित है, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप याद रखना माजुली है। ठीक है, ये किस नदी पर है, तो नदी का नाम सबको याद रखेंगे, यह देखो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, अब क्या पूछा है कौन सा जगह पे है, तो याद रखना असम राज्य में है। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखो अगला सवाल क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगला सवाल जो है आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पे कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द कंप्लेटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं जिसको कि देखो कैग बोलते हैं, ठीक है, कंप्लेटर एंड ऑडिटर जनरल, इनका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो नियुक्ति है इस नियुक्ति को पूरा देखो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, सी वालों का जवाब सही होगा, सी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, बाय व्हाट नेम वॉज श्रीलंका अर्लियर नोन, श्याम, सिलोन, शैलेश्वरी या फिर सैंडविच द्वीप। सही जवाब क्या होगा, श्रीलंका को पहले जो है किस नाम से जानते थे, श्रीलंका को पहले क्या बोला जाता था, श्रीलंका का पहले का नाम क्या है, सही आंसर क्या होगा, याद रखनी है। नर्सिंग असिस्टेंट वालों की रोज दोपहर 1 बजे क्लास आ रही है, तो जितने भी लोग नर्सिंग असिस्टेंट वाले हैं सभी लोग रोज दोपहर 1 बजे क्लास में जरूर जुड़िए। श्रीलंका को पहले याद रखना सिलोन देश बोलते थे। ठीक है, बी वालों का जवाब सही होगा, सिलोन देश के नाम से जो है देखो श्रीलंका को पहले जाना जाता था। चलिए जीके का अब अंतिम सवाल है, जीके का आपका 10 सवाल आता है। जीके का 10वां सवाल आपके सामने है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, विच इज द लिस्ट डेंस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वरुण, अरुण, पृथ्वी या फिर शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम घनत्व जो है किस ग्रह का है, सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, बिल्कुल सही करो अगर बताओगे। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है सौर मंडल का, तो याद रखना सौर मंडल का जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है यह देखो शनि है। डी वालों का जवाब सही होगा, डी वाले सही है। चलो जी जीके का 10 सवाल हो गया है। अब जो है यहाँ से आपके देखो फिजिक्स के 5 सवाल रहेंगे। ठीक है, क्या है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, हाउ डज वाटर गेट हीटेड इन इलेक्ट्रिक केटल। ये पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर में जो है पहले आ रखा है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, बिल्कुल सही करना और बताना यहाँ पर। तो देखो जीके का जो है 10 सवाल हो चुका है।
अब जो है हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का 5 सवाल करेंगे। क्या है? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के कारण, डी में है नन ऑफ दिस। सही जवाब क्या होगा? विद्युत केतली में पानी गर्म किसकी वजह से होता है? तो विद्युत केतली में जो पानी है यह देखो संवहन के कारण गर्म होता है, ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक है, बी वाले सही हैं, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहाँ पर कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। हेयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स न्यूटन्स। गति के पहले नियम से, गति का दूसरा नियम से, गति का तीसरा नियम से, अगला है देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम से। जो बल का परिभाषा है यह न्यूटन के कौन से नियम से मिलता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब सब लोग को देना और बताना है। बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से मिलती है? तो बल की परिभाषा याद रखिएगा न्यूटन के पहले नियम से मिलती है। ठीक है, न्यूटन के गति के पहले नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है कि न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ त्वरण का, अगला है देखो यहाँ पर बल का, अगला है आपका शक्ति का, अगला है ऊर्जा का। जो न्यूटन मीटर है ये किसका मात्रक है? जो न्यूटन मीटर है ये किसका यूनिट है? याद रखिएगा न्यूटन मीटर पूछा गया है। ठीक है, अगर केवल न्यूटन पूछता तब तो बल कर देते, केवल न्यूटन पूछता तब बल कर देते, लेकिन यहाँ पे आपको न्यूटन मीटर पूछा है। न्यूटन मीटर किसका इकाई है? तो न्यूटन मीटर याद रखिएगा देखिए ऊर्जा का इकाई है। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा। किसका इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल मिला है कि निम्न धातुओं में लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? जस्ता, तांबा, कैडमियम या फिर टीन। चलिए बिल्कुल सही जवाब सब कोई करेंगे और बताएंगे। निम्न धातुओं में जो है लोहे पर किसकी परत चढ़ाने को जो है देखो गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। लोहे पर किसका परत चढ़ाना जो है देखो गैल्वेनाइजिंग के नाम से जाना जाता है। तो लोहे पर जो है देखिए जब जस्ता का परत चढ़ाया जाता है तो इसको जो है गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसको जो है आपका गैल्वेनाइजिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए हो गया, चलेंगे अगला सवाल पे। यहाँ पर देखो आपका अब लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर धमनी। सही जवाब क्या होगा? गुर्दा का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? गुर्दा का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? सही आंसर क्या है? चलिए बिल्कुल सही यहाँ पे करेंगे और बताएंगे। देखो यहाँ से जो है ना आपका बायोलॉजी शुरू हो गया है। बायोलॉजी का 15 सवाल रहेगा। ठीक है, फिजिक्स का जो एक सवाल बच गया था वो आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, वो थोड़ा उधर ऐड हो गया है। तो यहाँ पे 15 सवाल तो फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे ही, पर एक सवाल फिजिक्स का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री वाला सेक्शन से यहाँ से आपका बायोलॉजी का 15 सवाल शुरू हो रहा है। गुर्दा का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? तो याद रखनी है, यह देखो नेफ्रॉन होता है। जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल दिया गया है आपको, देखो क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर वसा की। जो पालक की पत्तियां हैं उनमें निम्न में से किसका मात्रा जो है सबसे अधिक पाया जाता है? पालक के पत्तों में जो है निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही आंसर करना और सबको बताना है। पालक की पत्तों में किसका मात्रा सबसे अधिक होता है? तो याद रखना आयरन का। ठीक है, जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी, आयरन। आयरन का मात्रा जो है देखो पालक की पत्तों में सबसे अधिक होता है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन टर्म्स ऑफ केल्विन इज 280 डिग्री, 290 डिग्री, 300 डिग्री या फिर 310 डिग्री। चलिए बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का आना चाहिए, करना है यहाँ पे कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना है? तो केल्विन में याद रखिएगा 310 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, जब केल्विन में पूछेगा तो याद रखना 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो याद रखना 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। पॉइंट में 6 या पॉइंट में 4 कुछ भी दे सकता है। और जब सेल्सियस में पूछेगा तो याद रखना है आपको देखो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीनों अलग अलग मात्रक है आपका तापमान नापने का, तीनों में अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपके सामने है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है आपको कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या फिर बदलता रहता है? सही जवाब क्या होगा? जब एक व्यक्ति देखिए वृद्ध होता है, जब एक व्यक्ति जो है बूढ़ा होता है तो उससे उसका रक्तचाप, रक्त दाब के साथ क्या होता है? ब्लड प्रेशर में क्या होता है? तो देखिए जब भी कोई वृद्ध बूढ़ा हो, जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा तो उससे जो उसका रक्तचाप है क्या होगा? क्या आंसर कर रहे हो? तो सही आंसर याद रखना ऑप्शन ए होता है, हैपेंस टू या फिर डिक्रीजेस टू। ठीक है, घट जाता है। ए वालों का जवाब सही होगा। क्या होता है? तो घट जाता है। ठीक है,
चलो चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? अग्नाशय, अवटु, इसको देखो पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी लिखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश में इसको पिट्यूटरी लिखा जाता है या फिर प्लीहा। सही जवाब क्या होगा? मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को जो है देखिए मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? चलिए बिल्कुल सही जवाब सबको यहाँ पे करेंगे और बताएंगे। याद रखिएगा, रोज दोपहर 1 बजे नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास आ तो रही है, इसके साथ साथ रोज शाम 7 बजे जो है आर्मी जीडी एंड आर्मी ट्रेडमैन की भी क्लास आ रही है। तो जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट वाले हो, इस शाम 7 बजे वाले क्लास में भी जरूर जुड़ जाया करो, क्योंकि क्या जीके जीएस किस में पूछेगा जो किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जीडी का क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग असिस्टेंट के भी पेपर में आया है, तो इसलिए कोशिश किया करो कि जितने भी लोग नर्सिंग असिस्टेंट वाले हैं वो शाम 7 बजे आर्मी जीडी की क्लास में भी जरूर जुड़ जाया करें। इससे आपका कुछ होगा या नहीं, आपको जो मैथ मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, वो बिल्कुल आपके पेपर में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी समय नहीं है, नर्सिंग असिस्टेंट वालों जितना जहां से पढ़ने को मिले उतना वहां से पढ़ लो। तो शाम 7 बजे भी सभी नर्सिंग असिस्टेंट वाले जरूर जुड़ जाया करें। ये नहीं कि जीडी का क्लास है तो हम क्यों देखें, ऐसा होता है कि जीडी का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जीके का, जीएस का, मैथ का या रीजनिंग का, जो कि आता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करो अटेंड करने का। जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट वाले हैं सभी शाम 7 बजे जरूर जुड़ जाया करें। जीडी का ही क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं किस कौन सा जीके कहाँ पूछ देगा, ठीक है। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो वो ग्रंथि है देखो पीयूष ग्रंथि, वह ग्रंथि है देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। याद रखेंगे सब कोई। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? मनुष्य का नेत्र अच्छा से काम करे तो उसके लिए जो है कौन सा विटामिन संबंध रखता है, उसके लिए जो है कौन सा विटामिन संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर करने की कोशिश करना और बताना है सही जवाब क्या है इस सवाल का। मानव के नेत्र का स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो देखिए मानव नेत्र से जो विटामिन जुड़ा हुआ है वो है विटामिन ए, ठीक है, याद रखना है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, विटामिन ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि एस्केरिस पाया जाता है। क्या सवाल है कि वेयर इज एस्केरिस फाउंड? जो एस्केरिस है ये कहाँ पर पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? जो एस्केरिस है यह कहाँ पर उपस्थित होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? एस्केरिस कहाँ पे पाया जाता है? तो जो एस्केरिस है याद रखना है, यह देखो इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनुष्य की आंत में जो है देखो पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल मिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज द वाइल्डेस्ट रेंज टू एक्सेप्ट ब्लड? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वह कौन सा रक्त ग्रुप है जो कि देखो आपका यहाँ पर खून को हर एक ब्लड ग्रुप से ले सकता है, जो कि किसी से भी देखो खून को एक्सेप्ट कर सकता है। सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही आंसर क्या है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल रिसीवर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस सवाल को जो है यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही लिखते हैं, तो वो है देखो ए बी, ठीक है। जो ए बी ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। सी वालों का जवाब जो है सही है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल आपको मिला हुआ है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज हेपेटाइटिस? परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी? जो हेपेटाइटिस है ये किसके कारण होता है? जो हेपेटाइटिस नामक रोग है ये किसकी वजह से होता है? सही जवाब क्या होगा? हेपेटाइटिस नामक रोग किसकी वजह से होता है? सही आंसर क्या है? हेपेटाइटिस किसकी वजह से होती है? तो हेपेटाइटिस देखो पहला तो याद रखना है एक गंदा पानी, ठीक है, ये याद रखना, गंदा पानी, और दूसरा हो गया वायरस, ठीक है। इन दोनों के प्रमुख जोड़ी की वजह से जो है हेपेटाइटिस नामक रोग होता है, हेपेटाइटिस डिजीज जो है होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, व्हाट इज अ टाइप ऑफ इंसुलिन? नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है या फिर विटामिन है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश करेंगे और सबको बताएंगे इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है क्या होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर करना और सबको बताना इंसुलिन क्या है। तो याद रखनी है जो इंसुलिन है यह देखो एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है हार्मोन है, याद रखना है। ऑप्शन बी वाले सही होंगे। चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहाँ पर 25 नंबर सवाल आपको क्या दिया गया है कि पित्त जमा होता है, डज येलो एक्यूमुलेट? पित्त कहाँ पे जमा होता है, ठीक है, इन गॉल ब्लैडर, ये इंग्लिश वाला थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, याद रखना, ग्रहणी में, यकृत में या फिर प्लीहा में? पित्त कहाँ पे जमा होता है? जो पित्त होता है वह कहाँ पे जमा होता है? तो पित्त याद रखना, जो पित्त है यह देखो पित्ताशय में जमा होता है। ए वालों का जवाब सही है,
पित्त कहाँ पे जमा होता है, तो याद रखना है, यह देखो पित्ताशय में जो है जमा होता है। ठीक है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल क्या है, देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अगला सवाल मिला हुआ है कि फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है परजीवी द्वारा, या फिर वुचेरिया बेनिफेटरी द्वारा, वायरस द्वारा, या फिर टीनिया सोलोनियम द्वारा। चलो जी, क्या होगा सही जवाब? फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फाइलेरिया नामक जो रोग है ये किसकी वजह से होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग याद रखना है, देखो ये होता है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी द्वारा। ठीक है, बी वालों का जवाब यहाँ पे सही है, बी वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला सवाल मिला हुआ है यहाँ पे कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? आंत, अस्थि संधि, यकृत, या फिर फेफड़ा। जो निमोनिया रोग है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है दुष्प्रभावित होता है? सही जवाब क्या होगा? अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सबको लाइक कर देंगे, सारे लोग शेयर कर दीजिए, आपका जितना भी नर्सिंग असिस्टेंट वाला दोस्त है, जितना भी नर्सिंग असिस्टेंट का ग्रुप है इंडियन आर्मी का, सभी तक क्लास को शेयर करो, हर जगह पे पहुंचा दो। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी पहली बार जुड़े होंगे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और रोज दोपहर 1 बजे नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास सभी लोग जरूर अटेंड करें। तो निमोनिया रोग मानव शरीर के ग्रसित करता है, देखो फेफड़े को, डी वालों का जवाब सही है, फेफड़े जो है देखो इससे ग्रसित हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कि मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमलाइज द्वारा, टाइलिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा, लाइपेज द्वारा। सही जवाब क्या होगा? मुख में जो मंड जो स्टार्च होते हैं शर्करा, उनका पाचन किसके द्वारा होता है? सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही आंसर करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो याद रखिएगा स्टार्च का जो पाचन है यह देखो टाइलिन के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर टाइलिन पाया जाता है, याद रखनी है, टाइलिन जो है देखो उपस्थित होता है, इस वजह से जो है टाइलिन के द्वारा जो मुख में है स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, याद रखनी है टाइलिन के द्वारा होते हैं। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है यहाँ पर कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। उस विटामिन का नाम बताना है जो कि देखो खट्टे फल में पाया जाता है, उसके साथ साथ जो मानव त्वचा है, जो चर्म है, उसको स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी है। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर जो है सब लोग का आना चाहिए। चलो जी जल्दी से आंसर करना और सबको बताना। तो वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है, वह विटामिन है देखो विटामिन सी। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर जो है सही है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। 31 नंबर सवाल यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मिला हुआ है आपका कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द सम ऑफ? केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, अगला है देखो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, अगला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। सही जवाब क्या होगा? जो द्रव्यमान संख्या है ये किसका योग होता है? यहाँ से देखो आपके जो है केमिस्ट्री के 15 सवाल रहेंगे। चलिए द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या याद रखना है यह जो है देखो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग है। ऑप्शन डी वाले सही हो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। द केमिकल नेचर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन। आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, या फिर प्रोटॉन पर। किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रवृत्ति है ये किस पर निर्भर करती है? किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रवृत्ति है ये किस पर डिपेंडेंट है? सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो याद रखनी है किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रवृत्ति है यह देखो आपकी डिपेंडेंट है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, अगला सवाल जो है आपको मिला हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, अगला है देखो सोडियम क्लोराइड। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या है? डबल रोटी बनाने में जिस बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऐसे भी इसको सीधे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो डबल रोटी बनाने में जो बेकिंग पाउडर प्रयोग होता है उसका जो रासायनिक नाम है शायद आप सब जान रहे होंगे, यह है देखो सोडियम बाइकार्बोनेट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हो गया सभी का? चलिए चलेंगे अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, बस वही सवाल फिर से दे दिया है, ठीक है। जो भी सवाल पहले किया आपने, एक सवाल पहले, वही वाला सवाल है, बस पूछने का तरीका अलग है, तो जल्दी से करना और सबको बताना। क्या दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अगला है देखो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो जल्दी से करना और बताना, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर सब लोग का आना चाहिए, जल्दी से करो अगर बताओगे। बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो अभी अभी आपने किया, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। सूत्र भी देख लो, सूत्र क्या है? तो सूत्र होता है देखो NaHCO3, ठीक है, याद रखना है सबको। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यूरिया में, अगला है देखो अमोनिया नाइट्रेट में, अमोनियम सल्फेट में, अगला है देखो कैल्शियम नाइट्रेट में। वह कौन सा उर्वरक है जिसमें जो है देखो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है सबसे अधिक होती है? वह कौन सा उर्वरक है जिसमें जो नाइट्रोजन है वह सबसे अधिक है? चलिए जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है देखो यूरिया में। जो सही जवाब है यह है देखो ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, अगला सवाल मिला हुआ है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? विच ग्लास इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? 35 नंबर सवाल है आपका। क्राउन कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, अगला है देखो फाइबर कांच। सही जवाब क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण करने में जो है किस कांच का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण में किस कांच को प्रयोग में लाया जाता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देना है सबको और बताना है, इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण करने में किस कांच का प्रयोग होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण करने में जो है देखो फ्लिंट कांच, मतलब कि फ्लिंट ग्लास का जो है प्रयोग करते हैं। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, अगला सवाल मिला है यहाँ पे, कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है? हीलियम, नियॉन, अगला लिखा हुआ है देखो आर्गन, अगला है यहाँ पे क्रिप्टॉन। चलिए बिल्कुल सही जवाब करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग को करना और बताना है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल में जो है देखो जो गैस सबसे अधिक पाई जाती है वह गैस है आर्गन, ठीक है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो आर्गन गैस है ये सबसे अधिक मात्रा में जो है देखो वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। इनर्ट गैस जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो आर्गन है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? अगला सवाल मिला है कि हास्य गैस है हैव लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, अगला है देखो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। सही जवाब क्या होगा? निम्न में से लाफिंग गैस कौन सा है? निम्न में से जो है देखो आपका लाफिंग गैस कौन सा होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे लाफिंग गैस क्या है। तो जो लाफिंग गैस है यह देखो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। जो सही आंसर है यह है देखो ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन हरित गृह गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अगला है देखो उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा जो है देखो हरित गृह गैस है? निम्न में से वह क्या है जो कि देखो ग्रीन हाउस गैस है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर करने की कोशिश करना और बताना, इनमें से वो कौन सा जो है देखो आपका ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से सही आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सा है? सही जवाब क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है याद रखना वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी है, ठीक है। डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। उपयुक्त सभी जो है देखो आपके हरित गृह गैस हैं, सारे के सारे जो है देखो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको, कि ऐसे धातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, अगला है देखो धातुमल। क्या बोलते हैं? वैसे धातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वह क्या कहलाते हैं? वैसे धातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उनको क्या बोला जाता है?
तो वैसे तत्व, वैसे धातु जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण हैं, वैसे तत्वों को जो है देखो मेटलॉइड बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। ठीक है, वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको देखो उपधातु बोलते हैं। अब बात करें मिश्र धातु किसमें बोलते हैं, तो जिनमें दो या दो से अधिक धातु होते हैं। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक धातु होंगे, केवल धातु, केवल मेटल, वो मिश्र धातु है। और जिनमें मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा, वो उपधातु है, वो मेटेलॉइड है। ठीक है, हो गया सबका। चलिए अब यहाँ पे आपका देखो 40 नंबर सवाल आपके सामने है। क्या सवाल देखो दिया हुआ है आपका कि खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। बाय विच प्रोसेस कैन कुकिंग ऑयल बी कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी। वह हाइड्रोजनीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, आसवन द्वारा या फिर उपचयन द्वारा। चलिए बिल्कुल सही आंसर करना है और सबको बताना है। खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित करते हैं, तो खाना पकाने के लिए जो तेल है उसको देखो परिवर्तित करते हैं हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि सबसे भारी धातु है विच इज द हैवीएस्ट मेटल। चांदी, सोना, पारा या फिर ओस्मियम। चलो बिल्कुल सही जवाब देना और करना। इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा। जितने भी लोगों का देखो 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाई नहीं किया है तो सभी लोग हमारी ई बुक को बाई जरूर कर लेना। हमारी जो ई बुक है ये आपको 100% हेल्प करेगी आपकी आर्मी रिटन परीक्षा को निकालने में, और बिल्कुल आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का आर्मी परीक्षा आपको निकाल के देगी। तो सभी लोग हमारी ई बुक को बाई जरूर करना। नर्सिंग असिस्टेंट की स्पेशल ई बुक है, वो आपको 100% सिलेक्शन जरूर मिलेगी इस किताब को पढ़ के 26 फरवरी को। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम है। ठीक है, याद रखनी है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गिल्सेक का नियम या फिर ग्राहम का नियम। चलिए बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश करेंगे और सबको बताएंगे सही जवाब क्या होगा। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है, यह नियम कौन सा है। तो यह जो नियम है, यह नियम है देखो बॉयल्स लॉ। यह जो नियम है, यह नियम है देखो बॉयल का नियम। ठीक है, ऑप्शन बी वाले सही है। बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। नी कैप, अंगुली का नाखून, दांत की परत, अगला है देखो खोपड़े की हड्डी। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही जवाब देंगे सब कोई। तो मानव शरीर में मौजूद जो सबसे कठोर पदार्थ है वो होती है देखो दांत की परत। ठीक है, इसी वालों का जवाब सही है। जो दांत की परत है ये सबसे कठोर मानी जाती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है। H2CO3, HNO3, H2SO4, अगला है HCl। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है वो मूल रसायन माना जाता है, किस तेजाब को जो है देखिए मूल रसायन माना गया है, सही आंसर क्या है। सभी लोग 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो कि देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल है। अभी आपका इसमें जो है आपका देखो 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3200 प्लस जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये किताब जो है देखो 2023 में पूरा का पूरा आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का, यहीं से आएगा। इसमें जो है देखो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो भी पिछले 10 साल में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा सवाल है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका पिछले 10 साल में जो भी टॉपिक से सवाल है वो सब है, और उसके एक्स्ट्रा भी सवाल हैं जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके 3200 प्लस क्वेश्चन है, पूरा का पूरा साइंस है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पूरा का पूरा जो है देखो आपका जीके है। फिजिक्स के 500 प्लस सवाल हैं, केमिस्ट्री के 500 प्लस सवाल हैं, और बायोलॉजी के भी 500 से 600 सवाल हैं, और बाकी नोट पॉइंट दिए हुए हैं। यह जो ई बुक है, ये ई बुक देखो आपको मिलेगा मात्र 90 रुपये में, केवल 90 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको देखो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर जो है ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हो कि 26 फरवरी का नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा आपसे निकले तो जल्दी से इस ई बुक को बाई कर लो। ये ई बुक आपको 100% नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा। याद रखिएगा केवल 90 रुपये में आपको मिल रहा है। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट
का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है और ये आपको तुरंत जो है सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर PDF फॉर्मेट में। ये ई बुक आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सिलेक्शन चाहते हो तो इस ई बुक को सभी लोग बाई जरूर कर लेना। तो रसायन उद्योग में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है वह तेजाब है देखो H2SO4 ऑप्शन सी। चलिए अब जो है यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, यही आपका फिजिक्स वाला देखो बच गया था जो कि यहाँ पे आपका आ गया है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपका रह गया था करने के लिए। यहाँ पे है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो देखो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है वो वास्तविक भार से कम तब होता है जब वो त्वरण के साथ जो है नीचे जा रहा होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बी वालों का जवाब सही है, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलिए अब जो है यहाँ पे आपके मैथ रहेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ से देखो आपका मैथ का सवाल रहेगा, आपका जो है देखो जीके का 10 सवाल हो चुका है, फिजिक्स का भी जो है 5 सवाल हो गया और इसी के साथ साथ आपके बायोलॉजी के भी 15 सवाल हो गए और जो है देखो केमिस्ट्री के भी 15 सवाल हो गए, ठीक है। टोटल जो है यहाँ पे देखो आपके 45 सवाल हो चुके हैं। अब जो है 5 सवाल मैथ के रहेंगे। क्या दिया हुआ है देखो, ये सवाल ऐसे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, फिर दिया हुआ है देखो 3 का स्क्वायर और फिर है आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है आपको बनाना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। चलो इनको जोड़ लो, कितना आएगा? 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 होता है देखो 30। जो सही जवाब है ये आ रहा है ऑप्शन बी 30। बी वालों का जवाब सही है, बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बी वाले सही हो। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपको जो है यहाँ पे मिला हुआ है, सिंपल सा देखो 15 का स्क्वायर बताना है। चलो इससे जी सवाल नहीं होगा, बिल्कुल सही करने की कोशिश करो। अगर बताओगे 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर जो है क्या होगा, सही जवाब क्या है इस सवाल का? तो 15 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं देखो क्या होता है, 225 होता है, ठीक है। जो सही जवाब है यह है ऑप्शन ए 225। 15 का स्क्वायर याद रखनी है, 225 होगा। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला हुआ है। अगला सवाल है कि 400 का मतलब गुना हो गया 25%। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे बटा में लग जाएगा 2 जीरो, ठीक है। यहाँ तक आ गया सब कोई? चलिए जल्दी से जवाब करेंगे, कितना होगा? तो ये देखो 2 जीरो से जो है 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब गुना कर लो, सिंपल सा क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 4 गुने 25, 25 चौका कितना होता है? तो आप सब जानते हैं देखो 100 होता है। जो सही आंसर है यह है देखो ऑप्शन बी 100। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, 100 होगा, बी आएगा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपको, क्या क्वेश्चन मिला हुआ है कि 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 91 हो जाए। चलिए बिल्कुल सही कीजिएगा, बताना है कि 13 को कितना बार जोड़ेंगे कि 91 आएगा। सही जवाब क्या है, कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही करना और सबको बताना है। पूछा है कि 13 को कितना बार जोड़ेंगे कि जो है देखो हमारा 91 आ जाएगा। सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही करना। अच्छा याद रखेंगे कि सभी को जो इस क्लास का PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके सब लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। क्या पूछा है, 13 को कितनी बार जुड़ेंगे कि 91 हो जाएगा? तो सिंपल सा पहले क्या करो ना, 91 में 13 से भाग दे दो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो 13 से 91 कटेगा कितना बार में? 7 बार में। क्या हुआ, ऑप्शन सी 7, ठीक है। आगे यहाँ तक। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगी? 6%, 9%, 5% या फिर 10%, ठीक है। देखो टी दिया है, टी कितना दिया है? 20, ठीक है। आपको देखो एसआई मालूम नहीं है तो इसको एक्स मान लेंगे, पी भी मालूम नहीं है तो इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। क्या बोला है कि वार्षिक दर क्या है, मतलब कि आर। आर बराबर देखो सूत्र होता है 100 इंटू एसआई और बटा में होता है देखो पी इंटू टी, ठीक है। तो 100 गुना एसआई का जगह पे एक्स, पी का जगह पर भी एक्स, टी का जगह पे 12। ये देखो 0 से 0 गया, काटो इसको। 4 से कितना बार में? 4 से कटेगा 25 बार में, और ये 4 से कितना बार में? 3 बार में। कितना आ रहा है? तो देखो आ रहा है 25/3, ठीक है। अब इसको आगे कर दो, आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन देखो सही से नहीं दिया हुआ है, इसको आपको कर लेना है। ऑप्शन जो है सही से नहीं मिला हुआ है, ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो आपका सही से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखना है इसको। अच्छा ये तो सही है, 20 वर्ष में बोल रहा है ना, तो इसमें गलत क्या है? ध्यान से देखना, यहाँ पर सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है देखो 100 इंटू एस आई और बाई में होता है देखो पी इंटू टी,
ठीक है, यही होता है ना। ये तो कट जाएगा आपका, देखो सिंपल सा। तो 100 इंटू एस आई का जगह पे एक्स, ठीक है, एक्स हमको मालूम नहीं है। ये आर निकालने का फॉर्मूला होता है, दर निकालने का, याद रखना। पी की जगह पे एक्स और टी की जगह पे दिया हुआ है 5, मैंने 12 लिख दिया था, ठीक है। मुझे लगा कि 12 है, पर टी की जगह पे तो 20 दिया था ना, ये देखो टी की जगह पे तो 20 दिया था, मैंने उसको 12 लिख दिया था, तभी नहीं कटा। ये देखो 20 होगा, ये देखो एक से एक्स कट गया, और 20 से जो 100 है ये 5 बार में कटेगा, तो 5% तो आ ही गया। ऑप्शन सी होगा। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी, हो गया। इसी के साथ जो है देखो आपका यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन बनवा दिया गया है। जरूर बताइएगा 50 में से कितने सवाल को सही किए थे। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, सारे लोग शेयर कर दो, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो चलो जी, ऑल ऑफ यू बाय। अब जो इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं, और मिलेंगे आप सभी से सीधे जो है आज शाम 7 बजे। सभी लोग आर्मी जीडी वाला क्लास में भी जरूर जुड़िएगा। तो चलिए, ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलते हैं आपसे सीधे आज शाम 7 बजे आर्मी जीडी क्लास में। सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।